हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर, जिसका नाम आप सबको पता है। नहीं पता तो फिर भी मैं बता देता हूँ, उसका नाम है कॉमर्स पवेलियन। आज हम अजमेर के अंदर जो बिजनेस स्टडीज का पेपर हुआ है उसका सेट वन डिस्कस करेंगे। इसके कुछ एक्सपेक्टेड सॉल्यूशन और इसकी एक एक्सपेक्टेड आंसर शीट क्या हो सकती है वो डिस्कस करेंगे। पेपर ऑल जिस तरीके से मेरी बात हुई, पेपर ओवरऑल बच्चों ने बताया वो बहुत इजी रहा। कुछ बच्चों के लिए इसका लेवल मीडियम था, बट मेरा ओवरऑल ओपिनियन भी यही है कि पेपर इजी था। जितने क्वेश्चंस हार्ड एक्सपेक्टेड थे उतने हार्ड रहे नहीं हैं। जो पेपर थे, बड़े क्वेश्चंस जो थे वो डायरेक्ट पूछे गए हैं। केस स्टडीज में भी एज सच कुछ ज्यादा दम वाली बात लगी नहीं। मतलब कह सकते हैं कि अगर किसी बच्चे ने पूरा पेपर अटेम्प्ट किया होगा तो ओवरऑल उसका स्कोर काफी डिसेंट होने वाला है। शुरुआत करते हैं हम पेपर से। तो पेपर आप देख सकते हैं, पूरे इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं इसमें। 34 क्वेश्चंस, 3 मार्क्स कितने वर्ड में होना चाहिए, 4 मार्क्स के लिए 150 वर्ड्स चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 22 एमसीक्यू रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत इजी रहा, चैप्टर 1 में से लिया गया डायरेक्टली कि इट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट इन विच इंडिविजुअल वर्क टुगेदर इन अ ग्रुप इफेक्टिवली टुवर्ड्स अकम्प्लिशमेंट ऑफ सिलेक्टेड गोल्स। और ये पता है आपको, बेसिक डेफिनेशन जो है वो मैनेजमेंट की डेफिनेशन है। ये बहुत बार आपके टीचर्स ने बताई भी होगी। आपकी जो सबसे पहली डेफिनेशंस बच्चों को पढ़ाई जाती है मैनेजमेंट की, वो यही है। सेकंड एक केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू है। दैट कवि वर्क्स एज अ मार्केटिंग मैनेजर in a stationery mart. It deals in various types of stationery item for many schools across the country. When new session start in a school, Kavi forecast the sales of different stationery product for each school for every month. All items are represented in numbers so that it became easier for him to compare the actual sales with expected sales. अब इसके अंदर अगर हम देखें तो जो बात की गई है वो यहाँ बात की गई है नंबर्स की। और नंबर्स के फॉर्म में जो भी बनता है प्लान, उसे हम क्या बोलते हैं? बजट बोलते हैं। ठीक है। और यहाँ पे कंपैरिजन भी हो रहा है एक्सपेक्टेड का और एक्चुअल का। तो जहां कंपेयर करते हैं हम, जिस तरीके के प्लान में कंपेयर करते हैं, वो हमारे जनरली बजट्स होते हैं, और इसका आंसर बजट ही होने वाला है। जो थर्ड है वो रीजन असर्शन बेस्ड क्वेश्चन है कि डायरेक्टिंग फैसिलिटेट इंट्रोडक्शन ऑफ नीडेड चेंजेस इन दी ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टिंग इंक्रीज रेजिस्टेंस टू चेंज इन दी ऑर्गेनाइजेशन। तो जो फर्स्ट वाला जो है इसका, वो तो बिल्कुल सही है कि डायरेक्टिंग किस लिए की जाती है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लाया जा सके। लेकिन जो सेकंड रीजन है वो बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि अगर हमारी डायरेक्टिंग अच्छी है, हमारा डायरेक्शन अच्छा है, हम इजीली ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से, पूरे स्टाफ को, पूरे ग्रुप ऑफ पीपल को डायरेक्ट कर सकते हैं, टाइम टू टाइम उन्हें बताते रहते हैं किस तरीके से काम करना है, तो आपको पता है वो कभी भी चेंज को रेसिस्ट नहीं करेंगे, वो चेंज के अगेंस्ट कभी भी नहीं जाएंगे। इसी के साथ पेज नंबर 3 कंप्लीट होता है आपके पेपर का। फिर आएंगे हम पेज नंबर 4 पे। एक बहुत बड़ी केस स्टडी है, इसका हम शॉर्ट में बात करें तो जो सिविक्स लिमिटेड है, सीवीएक्स लिमिटेड है, वो नए नए मार्केट में आ रही है। मार्केट में आने के लिए वो क्या कर रही है कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज देख रही है, वो कि वो इंडियन मार्केट में मल्टीपल प्रोडक्ट्स को कैसे लॉन्च किया जा सकता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर एक और रीजन असर्शन बेस्ड क्वेश्चन, staffing is that part of process of management which is concerned with obtaining, utilizing and maintaining and satisfying a satisfactory workforce। ये बिल्कुल सही है। और staffing is a continuous process, ये भी सही है, staffing continuous process होता है। नेक्स्ट में आ गए हम, चूज द स्टेटमेंट करेक्टली दैट हाईलाइट बेनिफिट ऑफ यूजिंग इंटरनल सोर्सेज। तो इसका ऑप्शन तो आंसर नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये सिलेक्शन के प्रोसेस को बहुत सिंप्लीफाई कर देता है। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर बी की, तो जो इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट है वो हमें वाइडर चॉइस नहीं देते, वो हमें केवल एक्सटर्नल सोर्सेज से मिलती है। इंटरनल सोर्सेज में कोई सा भी यंग ब्लड भी नहीं आता ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि प्रमोशन और ट्रांसफर यूज करते हैं हम इसके लिए, और ये एक्सपेंसिव तो बिल्कुल नहीं होता। इसी के साथ आपके 6 एमसीक्यू कंप्लीट होते ही 7th वापस से केस स्टडी मैंने हाईलाइट कर रखा है डायरेक्टली केस स्टडी के अंदर कि अतुल को पता है किस तरीके से काम करवाना है, किस तरीके से किस पर्सन को उस
मोटिवेट करना है, किस तरीके से हमें किसी पर्सन को विलिंगली वर्क करवाना है, तो इसलिए इसका आंसर मोटिवेशन होना चाहिए। ईशा स्वीट्स के अंदर आप देखोगे कि यहाँ पे इस केस में हुआ क्या है, इस केस में जो रॉ मटेरियल है ईशा के वो बेसिकली हेजलनट हैं, डेट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, और इनकी रेट बढ़ गई। अब जब रेट बढ़ी तो वर्किंग कैपिटल पे कौन सा फैक्टर इंपैक्ट डालेगा? रेट बढ़ने को आपको पता है इन्फ्लेशन बोलते हैं, और इन्फ्लेशन इस केस के अंदर आंसर होएगा। क्वेश्चन नंबर 9, एक प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अलाउज बिजनेस एंटरप्राइजेस टू अकोमोडेट चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। और जहां चेंजेस की बात करेंगे तो अब सीधे कुछ क्वेश्चंस में हमें डायरेक्टली ऑप्शंस देख लेने चाहिए। यहाँ पे चेंज से रिलेटेड केवल एक ही ऑप्शन है जो है एडेप्टेशन टू चेंज। एमसीक्यू नंबर 10, एक बायर है जो किसी भी प्रोडक्ट को बाय करता है, तो हमें पता है 3 तरीके के बेनिफिट देखता है वो, फंक्शनल बेनिफिट, सोशल बेनिफिट और साइकोलॉजिकल बेनिफिट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, साइकोलॉजिकल बेनिफिट। बहुत सारे बच्चों ने इसमें हो सकता है थोड़ी सी गलती करी हो कि वो टेक्नोलॉजिकल या एनवायरमेंटल बेनिफिट्स करके आ गए हो, या फिर कुछ माइंडसेट होता है बच्चों का, मनी रिलेटेड माइंडसेट होता है, तो हो सकता है वो इकोनॉमिक बेनिफिट भी करके आ गए हो, पर आंसर इसका साइकोलॉजिकल बेनिफिट होगा। नेक्स्ट है निमेश वर्क करता है प्रोडक्शन मैनेजर में एचएल लिमिटेड, इलेक्ट्रिकल वायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इसके अंदर आप देखोगे कि जो वेंडर है वो स्टॉक 60% डिस्काउंट पे सेल करता है। निमेश एक लेटर लिखता है जनरल मैनेजर को, लेकिन डिले हो जाता है। और किस तरीके का बैरियर है? तो जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिले हो रहा है एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस तक पहुंचने में, तो एक इसका पार्ट होता है, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर का पार्ट होता है। ये वाला हमारा आंसर होने वाला है इसका, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12, डायरेक्टली इंडिविजुअल टू कमांड करने का राइट कहा जाता है? अथॉरिटी के अंदर। ऑप्शन नंबर डी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? यहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की बात हुई है as per your updated books। तो लास्ट आंसर है इसका, in case of aggrieved party is not satisfied with the order of national commission, he can appeal before the supreme court। क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन के बाद स्टेट कमीशन में जाना होता है, और यहाँ पे डायरेक्टली बात करी जा रही है नेशनल कमीशन की, सेकंड में बात करी जा रही है डिस्ट्रिक्ट कमीशन से सीधे सुप्रीम कोर्ट की, पॉसिबल नहीं है। और स्टेट कमीशन के बाद भी सुप्रीम कोर्ट में जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्टेट के बाद नेशनल कमीशन में जाएंगे। आप लोगों ने ये क्रोनोलॉजी पढ़ रखी होगी, DSNS, डी से डिस्ट्रिक्ट कमीशन, एस से स्टेट कमीशन, फिर एन से नेशनल कमीशन। और अगर इन तीनों से ही डिससेटिस्फाई होते हैं तो कहाँ चले जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इनकी भी टाइम लिमिट है। खैर अब आपसे तो क्या पूछूं, आपका तो पेपर हो गया, लेकिन जो नए बच्चे हैं अगर उन्हें कभी पढ़ाऊंगा मैं ऐसे, तो उनसे पूछूंगा टाइम लिमिट्स वगैरह क्या होती है। ये एक पिक्चर बेस केस स्टडी आ गई हमारी, जिसके अंदर अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ बिल्कुल लास्ट में मेंशन है आई एम एन AI न्यूज एंकर। और जहां AI बोले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करेंगे तो कौन सा एनवायरनमेंट कवर होगा ये आप सबको पता होगा। यहाँ टेक्नोलॉजी की बात की गई है। विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट से इसका आंसर मैंने नहीं किया, इसका आंसर मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। वही रीजन असर्शन दे रखा है, प्लानिंग इन्वॉल्व्स लुकिंग अहेड एंड प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर। द पर्पस ऑफ प्लानिंग इज टू मीट फ्यूचर इवेंट्स इफेक्टिवली टू द बेस्ट एडवांटेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दोनों ही सही है, असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। कॉलम बी को मैच करना है। अब देखो मेथड स्टडी में हमें पता है क्या होता है। मेथड स्टडी होता है टू डिटरमाइंस द वन ऑफ द बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ जॉब। ठीक है, उसके बाद मोशन स्टडी की बात करेंगे हम। तो मोशन स्टडी, एक सेकंड में क्वेश्चन दोबारा पढ़ रहा हूं। मेथड स्टडी तो आ गया मेथड में, ठीक है। मोशन स्टडी होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मेथड स्टडी का ऑप्शन नंबर 4, टाइम स्टडी का टाइम टेकन, और फटीग स्टडी का होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट टेकन बाय दी पर्सनल। और ये सभी आपको पता है कि जो हमारे FW टेलर ने दिए थे टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, उसी का पार्ट है।
और ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। फर्स्ट का फोर्थ है, सेकंड का फर्स्ट है, थर्ड का हमारे थर्ड ही है और फोर्थ का हमारे सेकंड है। तो ये हमारे आंसर रहने वाले हैं। इसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 17। अक्षरा रन्स अ बिजनेस एक सॉल्यूशन के नाम से। अक्षरा कॉन्फ्रेंस हॉल्स प्रोवाइड करती है। फ्लड आया, फ्लड से बिजनेस अफेक्ट हुआ, लाइब्रेरी वगैरह को। तो इसके अंदर अब बात करें यहाँ पे, तो अक्षरा ने इस चीज का एडवांटेज लिया और अलग अलग अपने कॉन्फ्रेंस हॉल्स को उसने लाइब्रेरी में कन्वर्ट कर दिया। अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ इस पैराग्राफ में यहाँ पे हाईलाइट हुआ है। They decided to convert some of their conferences halls into library and study center। और ये कब होता है? मैनेजमेंट में आपने पढ़ा है कि एक असली मैनेजर वही होता है जो आपदा में भी, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में तो मुझे याद नहीं है, मैं तो जनरली ये बताता हूँ कि डिजास्टर में भी क्या बोलते हैं अपने गोल्स को अचीव करने का तरीका ढूंढ लेता है, कि आप किसी भी प्रॉब्लम को भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर देते हैं मैनेजर्स। और आप याद देखोगे डायनेमिक फंक्शन इससे डायरेक्टली रिलेट हो रहा है, क्योंकि एनवायरनमेंट चेंज हुआ, एनवायरनमेंट चेंज होने के साथ साथ ही उसने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया और अपने हॉल्स को किस में कन्वर्ट कर दिया? लाइब्रेरी में कन्वर्ट कर दिया। ये तो डायरेक्टली है कि इंक्रीज करना है प्रॉफिट, इंक्रीज इन द प्रॉफिट अर्न्ड बाय इक्विटी शेयर होल्डर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस लाइक इंटरेस्ट इज कॉल्ड ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ये चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आने की एक्सपेक्टेशंस थी बट आया नहीं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में। हो सकता है आपको नेक्स्ट ईयर देखने को मिले या फिर हो सकता है किसी और जोनल एग्जाम के अंदर आया हो, यहां नहीं आया तो। क्वेश्चन नंबर 18 ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। फिर क्वेश्चन नंबर 19 रीजन असर्शन क्वेश्चन, पिक्चर थोड़ी सी ब्लर है फिर भी बता देता हूं। क्वेश्चन ये है द कॉस्ट ऑफ डेट इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, लेंडर रिस्क लोअर देन द इक्विटी शेयर रिस्क। स्टेटमेंट नंबर 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट नंबर 2 इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 टू इंश्योर दैट इनफ फंड्स आर अवेलेबल एट द राइट टाइम। ये बहुत सिंपल सी डेफिनेशन एनसीईआरटी के सेकंड या थर्ड पेज पे मिल जाती है हमें फाइनेंशियल प्लानिंग की, तो फाइनेंशियल प्लानिंग इसका आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 21 बहुत डायरेक्ट सा क्वेश्चन था कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, providing liquidity and marketability to existing securities, pricing of securities, safety of transaction। और दूसरा क्वेश्चन तो और भी इजी और भी डायरेक्ट क्वेश्चन था कि डिफरेंशिएट करना था प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट पे ऑन बेसिस ऑफ एनी 3 पॉइंट्स। अगर मैं इस पेपर को सेट करता तो ये 3 पॉइंट्स भी मैं डायरेक्टली बताता कि किस बेसिस पे डिफरेंशिएट करना चाहिए। पर ठीक है, जो भी है पेपर, यहां से आपका पेपर का बहुत इजी और डायरेक्ट सेगमेंट स्टार्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट केस स्टडी थोड़ी सी 3 मार्क्स के लिए। राधिका स्टार्टेड बिजनेस सप्लाइंग क्लास फेशियल्स। ये फेशियल किट वाला है। इसके अंदर जो सबसे बड़ा लैक रहा वो था कम्युनिकेशन। फिर कम्युनिकेशन का प्रोसेस बताया यहाँ पे। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस के 5 बेसिक एलिमेंट होते हैं, सेंडर, मैसेज, एनकोडिंग, मीडिया, डिकोडिंग और नॉइज भी होता है। यहाँ पे 5 बोले थे इसलिए हमने 5 बता दिए। अगर ये छठा बोलता तो हम इसके अंदर नॉइज को भी इंक्लूड कर देते। अच्छा, इसको प्रेजेंट करने के लिए आपकी बुक के अंदर एक कम्युनिकेशन मेथड का चार्ट फॉर्म में दे रखा होगा, वो भी बना के आ सकते थे एग्जाम में ताकि थोड़ा सा स्कोर आपका अच्छा रहे। बाकी ठीक है, इतना बड़ा आंसर नहीं पूछा था इन लोगों ने। सेकंड है वही कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट के बीच में डिफरेंस बताना है। यहाँ पे इसने थोड़ा सा पैच डाला कि पार्टिसिपेंट और इंस्ट्रूमेंट्स के बेसिस पे डालना है। तो जो कैपिटल मार्केट होता है उसके अंदर ज्यादातर जो मेन डिफरेंस है वो है इंडिविजुअल्स का, कि यहाँ पे इंडिविजुअल भी डायरेक्टली इंक्लूड होते हैं, मनी मार्केट में इंडिविजुअल्स इंक्लूड नहीं होते। इंस्ट्रूमेंट कैपिटल मार्केट के इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स हो गए, मनी मार्केट के ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एटसेट्रा 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 हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रेगुलेटरी फंक्शन बताना है स्टॉक एक्सचेंज का। ये भी बहुत डायरेक्टली बहुत इजी सा, मतलब हमारे लोकल लैंग्वेज में तो बोले तो बहुत टुच्चा सा क्वेश्चन है। इसको तो ना पढ़ने वाला बच्चा भी कर दे कि किस तरीके से कौन कौन से फंक्शंस होते हैं सेबी के। उन 3 फंक्शंस में से एक फंक्शन बताना है आपको।
ये केस स्टडी थोड़ी सी दमदार लगी मुझे पढ़ने के बेसिस पे, लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत इजी था। केस स्टडी क्या है, सिंपल सी है। अमन एक ग्रेजुएट पर्सन है, वो किसी और सिटी में रह रहा है, वहां रहने के लिए उसे खाना बनाने की प्रॉब्लम होती है, तो वो एक माइक्रोवेव ओवन खरीद के लाया। जब माइक्रोवेव ओवन वो खरीद के लाता है तो ISI मार्क चेक करता है और मैनुअल यूज करता है। इसके बाद इसने पूछा क्वेश्चन में कि आपको इसके अलावा और कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो फुलफिल करनी चाहिए। तो अवेलेबल प्रोडक्ट देखने चाहिए, हमेशा स्टैंडर्डाइज गुड्स लेने चाहिए, लेबल केयरफुली पढ़ने चाहिए, बिल लेना चाहिए, बहुत सारी जो ड्यूटीज हैं। इन ड्यूटीज के अलावा ये सारी ड्यूटीज भी हम इसमें लिख सकते हैं, और मतलब इनके अलावा भी और भी ड्यूटीज आपको पता है, आपकी बुक में 15 to 17 ड्यूटीज अवेलेबल हैं। तो इनमें से कोई सी भी ड्यूटीज लिखनी थी, पर वो ड्यूटीज लिखनी थी जो इस क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है। ये थोड़ा सा पेज ऊपर नीचे हो गया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। तो हेनरी फ्योल के दो प्रिंसिपल्स बताने हैं, डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिवीजन ऑफ वर्क आपको पता है, काम को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करने के लिए बोला, क्योंकि बड़ा काम अगर एक साथ करवाएंगे हम किसी भी पर्सन से तो वो नहीं कर पाएगा डायरेक्टली। और अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल बोलता है कि इन दोनों के बीच में इक्वल रिलेशनशिप होना चाहिए। इसके अलावा जो इसके अपोजिशन या फिर ऑप्शनल में क्वेश्चन था, प्रोवाइड मैनेजर्स यूजफुल इनसाइट इनटू रियलिटी, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस है ये। अब यहाँ पे अगर किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा होगा तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा कि ये सिग्निफिकेंस का मतलब क्या है। तो चैप्टर नंबर 1 अगर हम देखते हैं तो उसका नाम ही है मैनेजमेंट इट्स नेचर एंड सिग्निफिकेंस, और सिग्निफिकेंस का बेसिक मीनिंग होता है इंपॉर्टेंस। मैं यहाँ पेन का कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, ब्लू से लिख लिख के मैं बोर हो चुका हूं, तो मैं इसको रेड में चेंज करूंगा। अब नेक्स्ट है हमारा कोऑर्डिनेशन के इन दोनों फीचर्स को एक्सप्लेन करना है। ये भी बहुत डायरेक्ट सा क्वेश्चन, और अगर वही बोलते हैं ना, इस बार बहुत इजी पेपर सेट किया है कि किसी बच्चे को कोऑर्डिनेशन नहीं आता है कि चैप्टर नंबर 1 का सबसे लास्ट टॉपिक हार्ड टॉपिक है, इजीली याद नहीं रहता। CBSE बोलती है बेटा कोई बात नहीं, ये मत करिए, कर दे, ये बता दे। मैनेजमेंट के दो फीचर बताने हैं कि मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस और मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये क्यों है? तो इससे इजी 4 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं हो सकता। मतलब इसके ऊपर वाला भी बहुत इजी, प्रिंसिपल्स वाला, और ये तो यहाँ पे तो इजीली 8 में से 8 स्कोर किए जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27 पे। ये केस स्टडी थोड़ी टफ और थोड़ी लेंदी थी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अलग अलग जगह पे घुमाया गया है इसको। बीनू है, बीनू क्या बोलती है, कपड़े, बीनू की बच्ची है, बीनू की बच्ची क्या करती है, 12th पास होने के बाद कपड़े वपड़े डिजाइन करना सीखती है, और वो बीनू एक दिन ड्रेस पहन के निशा के घर पे जाती है, तो निशा उस ड्रेस को देख के बहुत इंप्रेस हो जाती है। फिर निशा भी इस काम को करने की सोचती है, तो निशा इस वर्क को 3 इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड करती है। अब हिंदी से थोड़ा इंग्लिश में आ जाते हैं वापस से। 3 इक्वल्स ग्रुप में डिवाइड करती है, जिसमें 150 ओल्ड ड्रेसेस वो अरेंज करती है। कॉस्ट रखती है 30 रुपीज पर ड्रेस। फिर आगे जाके आप देखोगे जो 3 डिफरेंट ग्रुप्स हैं उन्होंने किस अकॉर्डिंग वर्क किया। जो ग्रुप है 1 है वो रिफर्बिश कर देता है 150 ओल्ड ड्रेसेस को 30 रुपीज की कॉस्ट में। जो ग्रुप नंबर 2 है वो रिफर्बिश कर देता है 150 ड्रेसेस को बट 35 रुपीज की कॉस्ट में। जबकि जो ग्रुप 3 है वो ना तो इस टारगेट को अचीव कर पाता है, ऊपर से कॉस्ट एफिशिएंसी तो बाद में निकाली जाएगी इसकी, जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगर होता तो वो भी निकालते हम। तो कॉन्सेप्ट जो हाईलाइट हुए हैं मैनेजमेंट के, वो हाईलाइट हुए हैं इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी, और दोनों की इंपॉर्टेंस बताई है। इफेक्टिवनेस क्या होता है, एफिशिएंसी क्या होता है। आप आराम से इस सॉल्यूशन को पढ़ सकते हैं जो यहाँ पे प्रोवाइडेड है। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 28 है उसमें डायरेक्टली बोला गया है कि एक्सप्लेन 2 पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग फंक्शन हाईलाइटेड हेयर। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये है, दे एक्ट एज अ गाइड फॉर डिसाइडिंग व्हाट एक्शन टू बी टेकन, और दूसरा ये है इट ब्रिंग्स क्लैरिटी थ्रू आउट द एक्शन। और जो मेन इंपॉर्टेंस है वो है प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन और प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। इसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 29, अनदर केस स्टडीज।
अब यहाँ पे आप देखोगे जिम है, जिम में प्रोटीन डाइट पॉपुलर होती है, आपको पता, आप लोग भी बहुत सारे लोग जिम जाया करते होंगे, खासकर लड़के तो स्पेशली सारे लड़कों को सलमान खान बनने का शौक हो रहा होता है ना, एज भी है, अब यंग ब्लड है आप लोग हमारी सोसाइटी के, तो बहुत अट्रैक्टिव सा पोस्टर सलमान खान टाइप का बनाया जाता है ताकि लड़कों को लगे हाँ भाई अगर मैं इस जिम में आऊंगा तो मेरी बॉडी बढ़िया बन जाएगी, थोड़ा सा टोन मेरा देसी टच का ही रहता है। और 50% डिस्काउंट वगैरह देते हैं यहाँ, तो यहाँ आप देखोगे जो बात की गई है प्रमोशन मिक्स की गई है, और प्रमोशन मिक्स में कौन सा यूज किया है, सेल्स प्रमोशन किया है, एडवर्टाइजिंग किया है, ठीक है। नेक्स्ट, डिमांड फॉर टेक अवे फूड इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे। यहाँ पे हम बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बात की गई है कि किस डिसीजन की पूछ रहे हैं ये, तो ये लोग इंपोर्ट कर रहे हैं मशीन को, और जहां इंपोर्ट की बात की जा रही है, नया एसेट परचेज कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन आएगा, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन का पार्ट है। दो फैक्टर्स अगर इसके लिखने होंगे तो हम लिख सकते हैं कैश फ्लो ऑफ द प्रोडक्ट, रेट ऑफ रिटर्न, और इसके अलावा इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व, ये बहुत 3-4 फैक्टर्स हम लिखना चाहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वही छोटा सा डायरेक्ट क्वेश्चन, अब 6 मार्क्स के क्वेश्चन में आप जस्ट इमेजिन करिए इतना डायरेक्ट क्वेश्चन की सिलेक्शन प्रोसेस की प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग बतानी है, सिलेक्शन टेस्ट बताना है। अच्छा, सिलेक्शन टेस्ट याद करने का मेरा तो बहुत सिंपल सा तरीका है, मैं पैटी करके याद करवाता हूँ बच्चों को, छोटी छोटी ट्रिक्स देनी होती है हर चीज के लिए, सारी चीजें पढ़ाई नहीं जा सकती, ठीक है, ताकि बच्चों को याद रहे। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, रेफरेंस चेक, अच्छा ये भी किसी बच्चे को नहीं आया तो ये सारी चीजें तो बहुत इजी होती है कि नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव में स्टेटस को एक्सप्लेन करना है, ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट को एक्सप्लेन करना है, जॉब एनरिचमेंट को एक्सप्लेन करना है, जॉब एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन को एक्सप्लेन करना है, तो ये तो बहुत 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 इजी क्वेश्चन, मतलब पहले जो 8 मार्क्स थे प्लस ये 6 मार्क्स 14 मार्क्स तो मैं बहुत इजी मान के चलता हूं कि ये तो ना पढ़ने वाला भी लेके आ जाएगा इजीली। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। आशा रन करती है एक बिजनेस को, पेकल परचेज करना है, मुरब्बा पापड़ बनाती है, अर्न कर रही है गुड प्रॉफिट का, 10 वुमेन्स को हायर करती है और इंश्योर करती है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो, अचीवमेंट हो गोल के, ठीक है। परफॉर्मेंस प्लान जो हो रहा है, जो परफॉर्मेंस हो रही है वो प्लान के अकॉर्डिंग हो रही है, जो मेन चीज आशा यहां कर रही है वो ये कर रही है दैट एवरीथिंग इज बीइंग परफॉर्म्ड एज पर प्लान, और ये आ गया हमारा, इसी से हमें पता चल जाता है ये फंक्शन, फिफ्थ फंक्शन ऑफ प्लानिंग है, सॉरी फिफ्थ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है जो कि है कंट्रोलिंग। वो जल्दी 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 में, पेपर इतना इजी है ना कि करने के लिए मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, और वो है ना जब पेपर बहुत इजी सा देखने को मिल जाता है तो उम्मीद हो जाती है हाँ भाई बच्चे बढ़िया स्कोर करके आएंगे, और मैं एज अ टीचर यही चाहता हूँ सब बच्चे बढ़िया स्कोर से पास हों। नेक्स्ट चलते हैं हम, तो कंट्रोलिंग फंक्शन है, और कंट्रोलिंग के कोई से भी 5 इंपॉर्टेंस बताने, तो ये भी बहुत इजी सा है। जिस बच्चे ने यहां कर लिया ना इस क्वेश्चन को खत्म, तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत इजी से है उनके लिए कि क्या है क्या नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 33 पे, एडवांटेज बताने हैं, लिमिटेशन बताने हैं, किसके, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के, वो भी केवल 3 ये नहीं आता तो 6 एडवांटेजेस बताने हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर के, तो ये भी मैं कह सकता हूं कि एक तरीके से बहुत इजी क्वेश्चन अलग, तो 8 + 6 + 6 ये 20 मार्क्स के तो बहुत इजी से क्वेश्चन। और अभी तो आप लोग तो पेपर करके आए हो, आपको तो पता है आगे भी क्वेश्चंस कुछ ज्यादा टफ नहीं रखा, पेपर लेंदी बहुत हो सकता है मैं मानता हूं, लेकिन पेपर स्कोरिंग है। नेक्स्ट एक और केस स्टडी, इस केस स्टडी को हम पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि आइडेंटिफाई करने 3 फैक्टर्स जो रवि और मेघा ने कंसीडर किए। जो फर्स्ट फैक्टर है वो प्रोडक्ट की कॉस्ट है, सेकंड फैक्टर है यूटिलिटी एंड डिमांड, और थर्ड फैक्टर है लेवल ऑफ कंपटीशन। केस क्या है, रवि और मेघा क्या है, एनर्जी लाइट्स करके कंपनी चलाते हैं जो एलईडी बनाती है। अब एलईडी बनाती है तो वो क्या करते हैं, वो देखते हैं हमारा प्रॉफिट मार्जिन किस तरीके से है, कितना हम कॉस्ट को कवर करने के बाद कितना प्रॉफिट लगा सकते हैं, तो यहां हम प्रोडक्ट की कॉस्ट देख रहे हैं। सेकंड वो देखते हैं कि क्या ये जो
प्रोडक्ट है हमारा, इसकी यूटिलिटी है मार्केट में, यूटिलिटी डिमांड है मार्केट में, लोग इसको खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। और तीसरा वो देखते हैं कि किस तरीके का कंपटीशन अवेलेबल है मार्केट के अंदर, और यही आपका पेपर खत्म हो जाता है। पेपर बहुत इजी था एज सच, और अगर किसी भी बच्चे ने इस पेपर को पूरा ढंग से प्रॉपरली किया होगा तो मेरे अकॉर्डिंग बस 3 आपके एमसीक्यूज थे जो थोड़े से टिपिकल रहे, बाकी तो पेपर में इजीली 85-90 स्कोर करना 100 में से कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। बस की रोल प्ले करेंगे कि बच्चों ने पूरा पेपर अटेम्प्ट किया या नहीं किया।